दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 10-11 सालों में देश में बदलाव तो आया है। हम इनकार नहीं कर सकते कि बदलाव नहीं आया और बदलाव इतना बड़ा है जिसने लोकतंत्र के तमाम फंडामेंटल्स को बदल कर रख दिया है। 10 साल पहले क्या होता था और आज क्या होता है, यदि इसको लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के साथ ही जोड़कर देखने की कोशिश करें तो कई बातें साफ हो जाती है। पहले वोटर अपने लिए सरकार चुनती थी। वोटर का काम था, मतदाता का काम था अपने लिए सरकार चुनना और अब सरकारें अपने लिए वोटर चुन रही है। कम से कम बिहार के एसआईआर का प्रयोग तो बड़ा अजीबोगरीब है और जिस प्रकार से मैंने आज देखा, एक ही पते पर अलग अलग समुदायों के लोग, अगड़ा पिछड़ा पूरा भेद मिटा दिया। ऐसा भेद जिसे आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया का समाजवाद भी नहीं मिटा पाया, ऐसा भेद इस एसआईआर ने मिटाया है जिसे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ने भी जिस भेद को मिटाने की कल्पना उस स्तर पर नहीं की थी, जिस स्तर पर एसआईआर के प्रोसेस ने कर दी है। एक ही घर में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के वोटर को एक ही पते पर दिखा दिया गया है। क्या इससे बड़ा सच्चा समाजवाद इस देश में कभी आ सकता था? लेकिन प्रधान सेवक की कृपा से बने हुए लोकतंत्र को के महापर्व को संपन्न कराने वाले आयोग के 3 सदस्यों की टीम के आदेश के बाद यह संभव हो पाया। अपनी मर्जी का वोटर और फिर अपनी मर्जी के वोटर के बाद अपने मनमाफिक सरकार, और फिर नहीं हो अपने मनमाफिक सरकार तो ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें तो है ही। तो क्या इसे हम बदलाव नहीं मानेंगे? निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को देखते हुए, इस बदलाव के मद्देनजर राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, जो कल भी उन्होंने संसद भवन परिसर में कही, आज भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के लीगल सेल की बैठक को संबोधित करते हुए कही है। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने दहाड़ा, जिस प्रकार से परिस्थितियों को साफ साफ करने की कोशिश की कि आखिर कल जो उन्होंने कहा था उसका मकसद क्या था, और कल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यह कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं बख्शेंगे, आज थोड़ा आगे निकल गए। आज तो वो सबूतों की बात करने लगे। और सबूत कैसे? बात कितनी बड़ी थी? बात दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव तक नहीं थी, बात हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तक भी नहीं थी, बात वोट चोरी का भी नहीं था, बात किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बात पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक मैंडेट को बदलने का था। क्या वाकई इस देश में मैंडेट बदला गया? क्या जनादेश की परिभाषा को धांधली की परिभाषा के साथ रिप्लेस कर दिया गया? और क्या धांधली ही कथित जनादेश का पर्यायवाची है? इसका सबसे बड़ा सबूत 2024 का लोकसभा चुनाव तो नहीं है, राहुल गांधी ने आज ये साबित करने की कोशिश की। साफ साफ किसी नेता का यह कहना कि 70-80 से लेकर 100 सीटों तक चुनाव के नतीजे बदलने वाली धांधली की गई है, उसके बाद वो सबूत लाने की बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर, चंद दिनों के भीतर वो बड़े सबूत के साथ सामने आने वाले हैं। तो इसका मतलब आसानी से लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी उन्हें कहती है कि आग से मत खेलो, लेकिन इसके बावजूद वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता से टकराना, सत्तावादी मानसिकता से टकराना और राजा प्रभु वाली व्यवस्था जो मौजूदा दौर में कायम कर दी गई है कि एक व्यक्ति ही सत्ता है, एक व्यक्ति ही शासन है, एक व्यक्ति ही प्रशासन है, एक व्यक्ति के पास ही आर्थिक नीति, विदेश नीति, भारत की सामाजिक नीति, रक्षा नीति, सामरिक नीति, इन सबके ज्ञान का विपुल भंडार मौजूद है। एक ऐसे दौर में देश को ले जाकर खड़ा करने की कोशिशें हैं। उस कोशिशों के ऊपर यदि राहुल गांधी आज प्रहार करते हुए नजर आए हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वाकई कोई वो बड़ा सबूत लेकर आने वाले हैं। और अगर राहुल गांधी के दावे में दम है, वो सबूत लेकर आ रहे हैं, तो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था हो, चाहे ऑडिट करने वाली संस्था हो, उन सब से आगे बढ़कर यदि आप देखें तो कई बार तो कुछ लोग न्यायालय पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम लेकर सवाल खड़े किए। तो सवाल चाहे इस तरफ से खड़ा हो या उस तरफ से खड़ा हो, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
और लोकतंत्र की खूबसूरती सवाल खड़े करना है। लेकिन सवाल यदि इस रूप में खड़े हों कि संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो फिर उसके आगे उससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। आज जब वोटर लिस्ट की परत दर परत खुलने लगी, तो मैंने भी अपना नाम चेक किया। मैं भी बिहार का वोटर हूं और मैंने भी अपना नाम चेक किया कि आखिर मेरा नाम प्रोविजनल ड्राफ्ट जो आया है इलेक्टोरल रोल का, उसमें है या नहीं। तो नाम तो मेरा है, लेकिन मेरे पते पर कई सारे अलग अलग लोगों के नाम हैं। और अलग अलग लोगों के नाम ही नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदाय के लोगों के भी नाम हैं। मुझे लगा वाकई मेरे इलाके में जिस प्रकार की सामंती प्रथा कभी विद्यमान थी, इस एसआईआर ने उस सामंती प्रथा को समाजवाद से तब्दील किया है। लेकिन व्यंग विनोद तक इस बात को यहीं तक सीमित रख देना दरअसल एसआईआर के सवाल से मुंह मोड़ने जैसा है। एसआईआर की गड़बड़ियों पर तेजस्वी यादव सामने आए। एसआईआर की गड़बड़ियों पर बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग सामने आए और कहीं पति का नाम, किसी महिला के पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड लिखा हुआ है 2 बार। किसी के पति का नाम बदल दिया गया, तो किसी के पिता का नाम बदल दिया गया, तो किसी के आवास का पता बदल दिया गया। यही एसआईआर है। और तो और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का एपिक नंबर बदल दिया गया। एपिक नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो सभी मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी रखने वाले लोगों के पास होता है। हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल दिया गया और उनके भी आवास के पते पर देखे तो कई सारे ऐसे लोगों के नाम दिखे जिन्हें संभवतः तेजस्वी यादव जानते पहचानते भी नहीं। तो जब गड़बड़ियां एक पत्रकार यानी मेरे साथ हो सकती है, मेरे एड्रेस पर कई सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से पहचानता भी नहीं हूं, और मेरे परिवार के कई सदस्यों का नाम किसी दूसरे पते पर है, यह स्थिति बनी हुई है। मेरे बूथ पर मेरे घर का पता, मकान नंबर, हाउस नंबर 1 है, 1 है, वहीं से पूरा इलाका, वो पूरा वोटर लिस्ट, वो बूथ का इलाका शुरू होता है। तो मेरा नाम तो 1 नंबर वोटर लिस्ट में है, 1 नंबर पते पर है, लेकिन मेरे परिवार के कई सदस्यों का नाम 113 नंबर पर है। अब 113 नंबर घर कौन है, मुझे भी जाके ढूंढना होगा कि कौन सा है। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदला गया है, किसी का पता बदला गया है, और कई मृत लोगों के नाम उस लिस्ट में है। अजीत अंजुम जी ने भी अपने चैनल पर इस बात का खुलासा किया है। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी ऐसे लोगों की सूची दी है जिसमें गिरिराज सिंह के रिश्तेदार जो दिवंगत हो चुके हैं। आयोग कह रहा है कि दिवंगत लोगों के नाम, मृत लोगों के नाम हटा दिए गए। हर विधानसभा सीट पर 27,000 के औसतन 27,000 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। फिर गिरिराज सिंह के रिश्तेदार जो मृत हो गए हैं उनका नाम कैसे है? और जब ये सारे सवाल एसआईआर को लेकर खड़े हो रहे हैं, तो इस एसआईआर के प्रोसेस को नल एंड वॉइड यानी रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? न्यायालय बार बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख क्यों दे रहा है? इन सब सवालों पर यदि आगे चल के थोड़ा सा गर्भित तरीके से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बातें सत्यता से परे नहीं है। उन बातों में दम हो सकता है। इस देश के अंदर मैंडेट बदलने और मैंडेट को अवैध तरीके से प्रभावित करने की परंपरा नहीं रही है। हाँ, एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग 5-10% बूथों पर हो जाती थी हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर लोकसभा या विधानसभा सीट पर, खासकर उत्तर भारत के इलाकों में, और उससे नतीजे कुछ हद तक कई सीटों पर प्रभावित हो भी जाते थे। लेकिन उसी दौर में टीएन सेशन आते हैं और टीएन सेशन के दौर में रीपोल कराने की प्रक्रिया होती है, पुनर्मतदान कराने की प्रक्रिया, और रीपोलिंग के बाद वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दावा कर दिया जाता है। लेकिन आज स्वतंत्र और निष्पक्ष शब्द क्या अपना अर्थ खो बैठा है? स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब यही है कि किसी के पते पर किसी का नाम, किसी का पता बदल जाए, किसी का पति बदल जाए वोटर लिस्ट में, किसी का एपिक नंबर बदल जाए। क्या यही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पूर्वावस्था है? क्या उसी का पूर्वाभ्यास एसआईआर के माध्यम से किया गया है? मशीनी व्यवस्था पर पहले से सवाल है, मशीन की चिप पर पहले से सवाल है कि चिप कौन बना रहा है। लेकिन उन सब से बड़ा सवाल जो आज राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं कि 70 से लेकर 100 लोकसभा सीटों पर धांधली की गई, तो 70 से 100 लोकसभा सीटों पर धांधली जब की गई
तो धांधली कराने वाले लोग चुप क्यों बैठे हैं? धांधली कराने वाले लोगों को क्या राहुल गांधी के आरोपों से फर्क नहीं पड़ रहा, या एक बार फिर आयोग की तरफ से एक फैक्ट चेकर की तरह एक प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगी, या फिर सोशल मीडिया साइट एक्स या ट्विटर पर एक कह दिया जाएगा कि ये दावा गलत है, ये फेक है? क्या चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था एक फैक्ट चेकर बनकर रह गई है? आखिर अजीत अंजुम पर एफआईआर क्यों हुई? क्या यह बात सही नहीं है कि दस्तखत दूसरे लोग कर रहे थे? बीएलओ के पास सारे वोटर नहीं थे और वोटर का नाम कोई और दे रहा था और दस्तखत उनके सिग्नेचर कोई और कर रहे थे। और इन सब से आगे जाकर देखें तो जिन लोगों ने एसआईआर में अपना डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, उन्हें मृत कैसे माना गया? और जो वास्तव में मृत हैं, जैसा मैंने गिरिराज सिंह के रिश्तेदार का बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट का जिक्र किया, जो वास्तव में मृत है, जो दिवंगत है, उनका नाम कैसे कैरी ऑन हो रहा है? उनका नाम कैसे वोटर लिस्ट में ढोया जा रहा है? क्या इसका कोई जवाब लाल रंग की बिल्डिंग अशोका रोड पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाला आयोग क्या वो दे पाएगा? एक कुमार साहब रिटायर होते हैं, दूसरे कुमार साहब आ जाते हैं, लेकिन कुमार साहब के जाने और कुमार साहब के आने के बीच जो चीजें नहीं बदलती हैं वो यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष शब्द पर अब लोगों को हंसी आती है, और वो हंसी आने की प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है। दौर ये हंसी आने वाला नहीं है, दौर मखौल उड़ाने वाला भी नहीं है। दौर दरअसल यही है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत मानते हुए भारत के आम आदमी की आर्थिक सेहत को लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हुए वो साफ तौर पर देख रही है कि इस देश के ऊपर चाहे टैरिफ लगा दो जैसे ट्रंप ने लगाया, चाहे कुछ कर दो, चाहे पहलगाम में आतंकी भेज दो, ये तमाम काम जो मौजूदा दौर में हो रहे हैं वो सत्ता अपनी 56 इंच की छाती के साथ उसे रोक पाने में असफल है। और सिस्टम कहीं ना कहीं सत्ता को बनाए रखने के लिए तमाम गलत कामों को करने का कथित तौर पर रास्ता देते हुए नजर आ रही है, जिस रास्ते को आज अपनी तरफ से उसकी बखिया उधेड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चुनाव साफ सुथरे नहीं होंगे तो सरकारें साफ सुथरी कैसे बनेंगी? एक ही मकान पर कई कई हजार वोटर महाराष्ट्र में कैसे पाए जाते हैं? वहां 4 महीने के भीतर लाखों की संख्या में वोटर महाराष्ट्र में कैसे जुड़ जाते हैं? नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया में विधानसभा में नेता विरोधी दल का एपिक नंबर कैसे बदल जाता है? इन सवालों को यदि हम एक तरफ रखकर देखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, वाकई वो खुलासा यदि उन्होंने किया तो उसके बाद की परिस्थितियों में फिर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा कि इस देश पे लोगों को किसी और संवैधानिक संस्था पर नरेंद्र मोदी के दौर में एतबार रह जाएगा क्या? फिलहाल तो लोगों का भरोसा उठा हुआ है। जो व्यक्ति किसी राज्य में एलजी होता है, उपराज्यपाल होता है, वहां से उठाकर वो सीएजी बना दिया जाता है, कैग बना दिया जाता है, फिर कहीं किसी को उठाकर कहीं और भेज दिया जाता है। और इसी तरह से सिस्टम ऐसा चल रहा है जिस सिस्टम में आप देखें प्रधानमंत्री की संसद में एंट्री कब होती है? किसी विशेष परिचर्चा के दरमियान वो दिखते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दरमियान वो दिखते नहीं है। जब खुद बोलना होता है तो प्रधानमंत्री की एंट्री होती है। राजा वाली मानसिकता कि राजा समय पर आएंगे और बाकी काम करने के लिए तो ईडी है ही। आज ही मैं ईडी का डेटा देख रहा था, पिछले 10 सालों के दरमियान 5,862 केसेज मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी ने दर्ज किए। अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाते हुए ईडी ने 5,862 केस दर्ज किए, 5800 से ज्यादा केसेस दर्ज किए। सजा कितने को हुई? केवल 15 लोगों को सजा हुई। यानी लगभग 6,000 केस दर्ज किए जाएं और सजा सिर्फ 15 लोगों को हो। क्या इस सिस्टम में झोल नहीं है? क्या यह विपक्ष को और लोगों को तंग करने के लिए जांच एजेंसियों के साए में चलने वाला एक डर डर कर जीने वाला लोकतंत्र नहीं बनाया जा रहा है? और इन सब पर यदि सवाल उठता है, सवाल उठाए जाते हैं, चाहे ईडी की कार्यप्रणाली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली हो। निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं,
जो भाजपा सांसद है, चाहे सीबीआई की कार्यप्रणाली हो, चाहे लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था की कार्यप्रणाली हो, चाहे सीएजी की कार्यप्रणाली हो, चाहे किसी और संस्था की कार्यप्रणाली हो, अगर उन सब पर सवाल उठाए जाते हैं तो उन सवाल उठाने वालों को क्या कहा जाता है? टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत विरोधी। तो फिर भारत समर्थक कौन है? अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो भारत विरोधी है, अगर कोई व्यक्ति सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाए तो भारत विरोधी है, अगर कोई व्यक्ति एसएससी की परीक्षा को लेकर के सवाल उठाए तो वो भारत विरोधी है, अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा और सिस्टम को लेकर सवाल उठाए तो वो भारत विरोधी है, अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी की भूमिका को लेकर सवाल उठाए तो भारत विरोधी है। तो भारत समर्थक आखिर कौन है इस देश में? मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर भारत समर्थक होने का क्राइटेरिया क्या है? क्या भारत समर्थक होने का क्राइटेरिया यही है कि दिन रात मोदी मोदी करते रहें? क्या भारत समर्थक होने का क्राइटेरिया यही है कि मौजूदा दौर में सिस्टम के तहत जिस प्रकार की उटपटांग चीजें चलाई जा रही है या चलाने की कोशिशें हो रही है उस पर आंख मूंद कर लोग बैठे रहे, या किसी तरह के हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव का हिस्सा बनते रहे? एसएससी परीक्षा को लेकर लाखों छात्र सड़क पर हैं, कौन सुन रहा है उनकी? अग्निवीर को लेकर लाखों नौजवान सड़क पर उतरे, कौन सुन रहा था उनकी? इन सब से इतर जाकर देखें, रेलवे की परीक्षा को लेकर, रेलवे एनटीपीसी को लेकर करोड़ों छात्रों ने कई सालों तक भर्ती के पूरा होने का इंतजार किया, कौन सुन रहा था उनकी? कोई नहीं सुन रहा था। और इन सब पर यदि कोई सवाल उठाए तो वो देशद्रोही है। एक राज्य में मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, ऊर्जा मंत्री, राज्य के बिजली मंत्री आते हैं, बिजली कटौती पर सवाल उठता है तो सीधे सीधे वो जय श्री राम बोलकर निकल जाते हैं। मतलब बिजली कटौती पर लोग अपना मुद्दा लेकर आए तो मंत्री जी जय श्री राम करके निकल जाए, और वही मंत्री जी कुछ दिनों बाद ये कहते हैं कि विभाग के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो जब विभाग के अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहे तो ऐसे मंत्री पद पर क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें तो तत्काल इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी 2022 में, महागठबंधन की, और उस सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग के कथित भ्रष्टाचार को देखकर साफ साफ कहा कि इन कथित भ्रष्ट लोगों के समूह को देखकर ऐसा लगता है कि बतौर मंत्री मैं चोरों का सरदार हूं, और वो इस्तीफा देकर चले गए। क्या उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इस्तीफा देकर नहीं जा सकते थे? क्या केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री सभी जानते हैं किसको कितने अधिकार हैं? हर मंत्री के ऊपर सुपर मंत्री की तरह पीएमओ काम करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब कुछ है। सिर्फ गोदी मीडिया को ही कथित तौर पर नियंत्रित नहीं किया जाता, पूरे सिस्टम को, चाहे वो कैबिनेट हो, कैबिनेट मंत्रियों का काम हो, विभागीय सचिव हो, या फिर उनसे आगे जाकर देखें तो इस देश की संवैधानिक संस्था हो, सबको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की कोशिशें होती है। और इन सब की जड़ में क्या है? तो वही मुद्दा है जो राहुल गांधी ने आज कहा है कि इसका खुलासा वो करने वाले हैं। देखते हैं, हमें भी इंतजार है कि राहुल गांधी खुलासे में क्या लेकर आते हैं, और यार यदि उस खुलासे में कुछ ऑथेंटिकेट करने लायक चीजें निकली, अगर उसमें वास्तविकता के करीब जाती हुई चीजें दिखी, तो फिर इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोहराम मचना तय है। वो कोहराम किस रूप में मचेगा? लोकतांत्रिक रूप से इस देश के अंदर या दुनिया में किसी भी देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोहराम मचना या लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का जागरूक होना, यह शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग की परिभाषा देने वाले दौर में राहुल गांधी की इन कोशिशों को पूरा समर्थन मिल पाएगा? देखते हैं समर्थन कितना मिलता है। फिलहाल आज तो जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने कही है, उसके बाद की परिस्थितियां तो साफ दिखती है कि अब इस देश के अंदर संस्थाओं पर सवाल उठाने की प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है, न कि सिर्फ सरकार सवालों के घेरे में। सरकार सवालों के घेरे में लोकतंत्र में रहनी चाहिए, सिस्टम सवालों के घेरे में रहे, ये ज्यादा दयनीय स्थिति है, और मौजूदा दौर में सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ चुका है। अब इस सिस्टम का क्या नतीजा निकलता है, किस तरह से इसकी ओवरहॉलिंग होती है, किस तरह से इसमें एक
परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, ये देखा जाना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल की स्थिति तो यही है कि आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर नाकामी, सिस्टम को सुचारू और लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से चलाए जाने के मुद्दे पर नाकामी, और टैरिफ का मुद्दा तो साफ बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की परिस्थितियां तो साफ बता रही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विदेश नीति और कूटनीति के मुद्दे पर भी एक नाकाम दौर से हम गुजर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।